Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. Ma'am, seizure is abnormal, excessive, and hypersynchronous discharge from brain, which causes physical abnormal activity to the patient. बेसिकली ब्रेन जो होता है वो बॉडी के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। वो एक सटीक मैनर में और वी कैन से वो सिंक्रोनस मैनर में अ, जो सिग्नल्स होते हैं वो बॉडी के लिए आते हैं। जब वो सिग्नल्स एकदम से एक्सेसिव तरीके से और हाइपर सिंक्रोनस तरीके से बॉडी में जब ट्रेवल करते हैं तो उसको अपन सीजर लाइक एक्टिविटी बोलते हैं। Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? मैम जब सीजर्स रिकरेंट होते हैं, जब सीजर्स बार बार आते हैं तो उसी कंडीशन को अपन एपिलेप्सी बोलते हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन अपन बात करें तो जब दो या दो से अधिक सीजर 24 घंटे के अंतराल से आते हैं और उनको यदि प्रोवोक ना किया जाए, इसका मतलब कि सीजर्स किसी वजह से प्रोवोक नहीं किए गए हों, जैसे पेशेंट को कोई फीवर ना हो, बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके बावजूद भी यदि किसी पेशेंट को 24 घंटे के अंतराल से 2 या 2 से अधिक सीजर पड़ते हैं, तो उसको अपन एपिलेप्सी बोलते हैं। What is epilepsy? हाँ मैम, सीजर्स को एक्चुअली 2 टाइप्स में बाँटा गया है। एक फोकल सीजर और पार्शियल ऑनसेट सीजर एंड जनरलाइज्ड सीजर। फोकल सीजर का मतलब होता है जब एबनॉर्मल जो एक्टिविटी होती है वो ब्रेन के किसी एक पार्ट के अंदर शुरू होती है और बॉडी के भी वो किसी पार्ट को इन्वॉल्व करती है, तो उसको अपन फोकल या पार्शियल ऑनसेट सीजर बोलते हैं। जब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट एक साथ होता है और पूरी बॉडी एक साथ, बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में एक साथ एकदम से कोई आ, एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि एबनॉर्मल एक्टिविटी या कोई स्पाज्म ऐसी जैसी मूवमेंट होती है, तो उसको अपन जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं। इनको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फोकल सीजर्स को फर्दर अपन सेंसरी सीजर्स, मोटर सीजर्स एंड विद अवेयरनेस एंड विदाउट अवेयरनेस इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सेंसरी सीजर्स का मतलब बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन पेशेंट को कई बार एबनॉर्मल सेंसेशन फील हो सकते हैं बॉडी के किसी पार्ट के अंदर। और फोकल मोटर सीजर का मतलब है जब बॉडी की मूवमेंट हो, जैसे किसी एक अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब के अंदर कोई एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू हो जाए तो उसको अपन फोकल मोटर सीजर बोलते हैं। और विद और विदाउट अवेयरनेस का मतलब है कि पेशेंट की जब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी साथ में हो जाए तो उसको अपन विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। और वी कैन से विदाउट अवेयरनेस। एंड जब पेशेंट को ये सब कुछ पता होता है, पेशेंट खुद से आके डॉक्टर को बताता है कि मेरे एक हाथ में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, इसका मतलब उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, तो उसको अपन विद अवेयर सीजर भी कहते हैं। तो इसी तरीके से अपन जनरलाइज सीजर्स को भी कई तरीके से बांट सकते हैं, लाइक सेंसरी सीजर्स, मोटर सीजर्स, इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। What are the different types of seizures and do they affect people differently? नो मैम, 50% केसेस कई बार कॉज अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट बेसिकली जो एपिलेप्सी के कॉज होते हैं, सीजर्स के जो कॉज होते हैं, वो एज के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होते हैं। लाइक जैसे बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं या बिल्कुल जो न्यूबॉर्न होते हैं, उनके अंदर कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से सीजर हो सकते हैं, लाइक हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर के कम होने से भी। जब कोई अपन और फर्दर आगे एज की बात करें तो कई बार जैसे नशे से, अल्कोहल की वजह से या कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से सीजर्स हो सकते हैं, या फिर कई बार ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से सीजर हो सकते हैं, या ब्रेन में ट्यूमर की वजह से भी सीजर्स हो सकते हैं, या फिर कई बार अपन और एज जब बढ़ती है तो पेशेंट को कई बार स्ट्रोक होता है या अल्जीमर्स डिजीज होती है, तो उन पेशेंट में कई बार स्ट्रोक या अल्जीमर डिजीज की वजह से भी सीजर हो सकते हैं। I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? मैम, सीजर्स के पेशेंट में एक्चुअली होता है कि सीजर जब भी होता है पेशेंट को,
तो वो कोई वार्निंग साइन नहीं होते उसके कभी भी। बहुत कम केसेज में ऐसा होता है कि सीजर से पहले कई बार एक प्रोड्रोम या अपन कह सकते हैं कि ऑरा के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि पेशेंट को कुछ सेकंड पहले ये एहसास हो जाता है कि उसको सीजर होने वाला होता है। उसके बावजूद भी वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसके लिए यही है कि जब भी किसी पेशेंट को सीजर आता है, तो सीजर के टाइम पे केयर गिवर को ये करना चाहिए कि उसके आसपास की चीज़ों को, जो भी शार्प चीज़ें हैं, उनको हटा देना चाहिए। और उसके जो जो उसने कपड़े पहने हुए हैं, स्पेशली जो टाइट कॉलर यदि है, तो उसको लूज़ कर देना चाहिए और पेशेंट को एक करवट में लिटा देना चाहिए या फिर उसको उल्टा लिटा देना चाहिए। इससे उसकी बॉडी पे इंजरी होने के चांस बिल्कुल मिनिमम हो जाएँगे। और वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसे एयरी रखना चाहिए। उसको बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। ये केयर गिवर को करना चाहिए। और जब सीज़र यूजुअली 1 से 2 मिनट आता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देना चाहिए। Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? तो वही है, देखो सीज़र के पेशेंट के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि क्या करना चाहिए, उसमें यही करना चाहिए क्योंकि सीज़र जब आता है तो एकदम से पेशेंट एकदम धड़ाम से गिर सकता है। तो आस-पास कोई भी चीज़ नुकीली रखी हो या कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो तो उससे उसके कटने-फटने के या ट्रॉमा के चांस होते हैं। तो अपने को यही करना चाहिए कि सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है या जिस रूम में पेशेंट सोता है, उस रूम में कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। एक तो ये करना चाहिए। दूसरा, जब सीज़र हो गया, जब एब्नॉर्मल एक्टिविटी बॉडी के अंदर हो रही है, तो अपने को, क्योंकि इसमें क्या होता है, एब्नॉर्मल एकदम से टॉनिक पोस्चरिंग हो सकती है, हाथ-पैरों में एकदम से मूवमेंट हो सकती है और उस टाइम पे अपनी जो लैरिंक्स की मसल्स हैं, उनमें भी स्पाज़्म आता है, जिसकी वजह से कई बार साँस लेने में भी मरीज़ को दिक्कत होती है। दाँत एकदम से बंद हो जाते हैं, क्लेंचिंग ऑफ टीथ हो जाता है, तो इसकी वजह से भी कई बार रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग जो करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। लाइक कई बार नोज़ को, मतलब नाक को एकदम से बंद करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट मतलब ऑक्सीजन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। दूसरा, उसके जब टीथ क्लेंच हो जाते हैं, तो वो 1 या 2 मिनट रहता है। तो ऐसे केस में कई बार जैसे, या कई बार स्पून वगैरह डालते हैं, कुछ लोग उँगली डालते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे कई बार पेशेंट को भी नुकसान हो सकता है और वो जो भी रिलेटिव्स हैं या उँगली डालने की कोशिश करते हैं, तो उनकी उँगली कटने का भी वो उसमें रहता है। तो ऐसी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पेशेंट को बस इतना करना है कि उसको उल्टे लिटा देना है या एक करवट में लिटा देना है और उसके बाद उसके एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन कर देना है। 1-2 मिनट के बाद जैसे ही सीज़र स्टॉप होगा, तो उसको हॉस्पिटलाइज़ कर देना। Now, let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? मैम, एपिलेप्सी एक्चुअली जब भी पेशेंट को सीज़र आता है, स्पेशली अपन सीज़र 2 तरह के, जैसे मैंने बताया, फोकल सीज़र और जनरलाइज़ सीज़र। जनरलाइज़ सीज़र को जनरली बड़ा दौरा कहते हैं, जिसमें एकदम से पेशेंट को नहीं है, तो कई बार इधर-उधर देसी ट्रीटमेंट भी लेते रहते हैं। तो सीज़र बिल्कुल ट्रीटेबल है, इनको अपन आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और कई बार तो 70 टू 80% केसेज़ में ट्रीटमेंट का कोर्स लेने के बाद इनको हमेशा के लिए भी खत्म किया जा सकता है। कुछ सेलेक्टेड केसेज़ में कई बार सीज़र के लिए सर्जरी भी की जा सकती है। How does this stigma affect people with epilepsy? मैम, इसका देखो सोसाइटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइक जैसे किसी फीमेल को है, कोई यंग गर्ल को सीज़र है, तो उसको कई बार शादी करने में प्रॉब्लम आती है या किसी मेल और फीमेल दोनों को ही कई बार जॉब के लिए भी प्रॉब्लम आती है। उनको एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आती है। उनको इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारे साथ काम करेगा तो ये हमें भी हो सकता है। और उनके बच्चों को भी कई बार, जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, तो उनके बच्चों को भी कई बार प्रॉब्लम आती है कि उनके साथ उनके बच्चों के साथ कोई बच्चे खेलने से कई बार इसलिए मना कर देते हैं कि उनके बच्चों को भी कई बार ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो एपिलेप्सी बिल्कुल भी इन्फेक्शियस नहीं है, कंटागियस नहीं है, ये ट्रीटेबल है और इससे ना तो आईक्यू पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल मेंटली फिट होते हैं। बस अपने को ट्रीटमेंट रेगुलरली लेना होता है। Absolutely. Now, let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? हम सीज़र के पेशेंट में जो मोस्ट कॉमन ट्रिगर होता है, वो होता है स्लीप डिप्रिवेशन। तो स्लीप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार देर रात तक जगना, ये सीज़र के पेशेंट के लिए बहुत रिस्की होता है। इवन ट्रीटमेंट चलने के बावजूद भी पेशेंट यदि स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, तो उनमें सीज़र की जो रिस्क है बढ़ जाती है। तो सबसे कॉमन
जो ट्रिगर हो गया वो स्लीप डिप्रिवेशन हो गया। इसके अलावा कई बार फास्टिंग से या वीडियो गेम खेलने से या फ्लैशिंग लाइट्स जो होती है या कोई अदर डिजीज की वजह से भी सीजर हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी स्लीप को मेंटेन करें और अपने मील्स को मिस ना करें, हैवी एक्सरसाइज ना करें, एक मॉडरेट माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं और वीडियो गेम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें और हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे तो सीजर का रिस्क जो है बहुत कम। That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? हाँ, मैं वही कि माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से भी क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर होते हैं सीजर के वो कम होते हैं। लाइक स्ट्रेस ऑल्सो एक रिस्क फैक्टर होता है, तो उसको अपन कम कर सकते हैं योगा से, मेडिटेशन से। और एक माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज वी कैन से लाइक जॉगिंग, ये कर सकते हैं। बाकी हैवी एक्सरसाइज जो कई बार आपको फिजिकली फटिग जो कर देती है, तो फटिग नहीं होना, तो एक माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज डेली और एक बैलेंस डाइट लेंगे तो शायद फिगर काफी हद तक कंट्रोल। Thank you so much, doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? मैम मेरा एक्चुअली यही है कि एक तो सबसे पहले तो जो एपिलेप्सी है उसको एक ऐसा मानते हैं कि ये ट्रीटेबल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। एपिलेप्सी बिल्कुल ट्रीटेबल है। इसमें 2 से 3 साल का कोर्स चलता है जो पेशेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। तो यदि पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट लेता है और अपना स्लीप का, अपने खाने-पीने का, अपने एक्सरसाइज का डेली ध्यान रखता है, तो उसको कई बार 70 टू 80% केसेज़ में एक सिंगल 2 टू 3 ईयर के कोर्स के बाद हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। दूसरा ये है कि कुछ सेलेक्टेड पेशेंट में जिनमें कई बार कोई ट्यूमर होता है या कोई और जो जेनेटिक एपिलेप्सी के कुछ सिंड्रोम्स होते हैं या जिनमें कुछ फोकल कॉर्टिकल डिस्प्लेसिया यानी ब्रेन के अंदर कोई लीजन होता है, तो उनकी सर्जरी करके भी सीजर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। तो सीजर लाइलाज बीमारी नहीं है, ये कोई स्टिग्मा नहीं है। इसमें पेशेंट बिल्कुल ही मेंटली फिट होते हैं, उनका आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो आराम से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, वो आराम से जॉब कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। तो ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। Thank you so much, doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? Thank you, doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.